आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कल मैंने जहां पर छोड़ा था वहीं से हम शुरू करते हैं। एक बार सभी को जय हिंद। हाँ, वीरेंद्र जी, खुशी जी, निहाल जी, सुमित जी, रमेश लू। इसका सही आंसर आएगा वो है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 25 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज नहीं बोला है। अगर कोल्ड स्टोरेज बोलते तो आपका टेम्परेचर लो होता, लेकिन ये तो साधारण आपको बोला है कि कितने टेम्परेचर पर। कहीं पर भी कोल्ड स्टोरेज लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। तो जो हॉट क्लाइमेट होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पर प्याज को आपको कम से कम रूम टेम्परेचर पर भंडारित करने से ना तो उसमें स्प्राउटिंग होगी, ना ही किसी प्रकार की सड़न होगी। तो करेक्ट आंसर है 25 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ देखो, अगर कोल्ड स्टोरेज की बात होती तो कोल्ड स्टोरेज में आपको यहां पर दिया जाता, कोल्ड स्टोरेज में 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्याज को लंबे समय तक क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। लेकिन हर व्यक्ति तो कोल्ड स्टोरेज में नहीं जा सकता। तो किसी भी व्यक्ति को अगर प्याज को भंडारित करके रखना है अगर अपने घर पर, तो 25 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर भंडारित करके आसानी से उसको लंबे समय तक यूज कर सकता है। ओनियन मस्ट बी आइडियली स्टोर्ड। अगर आपको कोल्ड स्टोरेज में अगर स्टोर करना है तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ओनियन कोल्ड स्टोरेज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वेट। इससे उसके वजन में भी कमी नहीं होगी। अगर आप 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उसको स्टोर करते हो। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बल्ब से पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा। सो ह्यूमिड लेवल, यहाँ पर आपको आर्द्रता जो रखनी है वो कितनी है, 55 से 65% आपको आर्द्रता या ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब प्याज आप सब लोगों ने देखा है भैया, प्याज का पीला रंग आप सभी को पता है क्यूरेसिटीन के कारण होता है। क्लियर? और लाल रंग एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। प्याज के अंदर अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन जो ज्यादा करके यहाँ से पूछता है, प्याज क्या होता है? तो प्याज को कहा जाता है बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब। प्याज को बल्ब कहा जाता है, मतलब शल्क पत्र से ढकी हुई कलिका। इसमें एक ही कलिका होता है और बहुत सारे शल्क पत्र क्या करते हैं, उस कलिका को ढककर रखते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो प्याज के अंदर जो पत्तियां होती है वो चक्रीय होती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा प्याज की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती, गोल होती है, जिसको हम चक्री या सेंट्रिक लीफ कहते हैं। और प्याज कौन सी फैमिली में आता है? तो आप सभी को पता है लिलिएसी या एमार लिडिएसी फैमिली में प्याज आता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो प्याज में तीखापन आप सभी को पता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। क्लियर? और इसकी पत्तियां चक्रीय होती है। साथ ही साथ इसमें हास्यित तना होता है, बहुत छोटा सा स्टेम होता है जिसको डिस्क नुमा स्टेम आप कहते हो। साथ ही इसमें जो जड़ें होती है वो कैसी जड़ें होती है, तो झकड़ा जड़ें होती है जिनको एडवेंटियस रूट्स कहा जाता है। इन चीजों को ध्यान रखना। तो ये काफी कुछ चीजें जो है वो प्याज के बारे में आप लोगों को, वैसे भी प्याज के बारे में काफी कुछ मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इज। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र है। क्लियर? अब यहां पर आपको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का सूत्र पूछा है, मतलब मेटाबाइसल्फाइड का कहाँ उपयोग होता है आप में से अधिकतर लोग जानते हैं। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग जो होता है वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन में इसका उपयोग किया। आप में से अधिकतर लोगों के आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? ये है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का फार्मूला बी इज द करेक्ट आंसर। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ये सामान्य रूप से जो रंगहीन खाद्य पदार्थ होते हैं, कलरलेस, उनके परिरक्षण या प्रिजर्वेशन में इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या करता है भैया, ये खाद्य पदार्थ के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कौन सी गैस निकालता है ये? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, खाद्य पदार्थों को। चलो, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का फार्मूला आपको क्लियर हो गया। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की जो मात्रा यूज करते हैं 0.2 से 0.6% इसका उपयोग किया जाता है। और ये खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना।
फल एवं सब्जी परिरक्षण में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग। सोडियम बेंजोएट की सहायता से परिरक्षण किया जाता है। फटाफट बताओ भैया क्या आंसर होना चाहिए। सोडियम मैथ्स की क्लास तो आपको मिल जाएगी, अगर आप वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे उस पर काफ़ी कुछ मिल जाएगी मैथ्स की क्लास से। हाँ खुशी जी डी, बिल्कुल यहाँ पर आप में से हर किसी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। वो करेक्ट आंसर क्या है, तो उपरोक्त सभी, इन सभी के प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट क्या करता है, खाद्य पदार्थों में बेंजोइक एसिड बनाता है, जो कि खाद्य पदार्थों के अंदर जो कारक या फैक्टर है जो फल एवं सब्जियों को खराब करते हैं उनको खराब होने से बचाते हैं। तो बिल्कुल अरे रितेश जी बी, खुशी जी का आंसर भी आया बी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप में से मैक्सिमम 100% बच्चों ने यही बोला है -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, वीरेंद्र जी ने भी सही बोला है। रितेश जी -40। अभिषेक जी नो आइडिया, बस आइडिया कर लो अब, व्हाट एन आइडिया। क्लियर। हाँ हाँ रितेश जी आपने भी बोला था बिल्कुल -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो करेक्ट आंसर होता है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर मान लो सेंटीग्रेड आप याद कर लेते हो सेंटीग्रेड में, लेकिन फ़ारेनहाइट में अगर आंसर आ जाता है तो वहाँ आप जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हो। तो जब भी आंसर देखो तो पीछे आप उसका यूनिट जरूर देखो, है ना समझ में। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताता हूँ जो आपको फिजिक्स में बहुत काम में आएगी। जो सेंटीग्रेड स्केल होता है, सेंटीग्रेड स्केल की अगर मैं बात करूं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप सभी को पता होगा। इसी पर अगर हम किसकी बात करें, अगर ये तो सेंटीग्रेड स्केल हो गया, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मतलब सेंटीग्रेड में 0 और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री, ये दोनों इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में अगर देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मतलब अगर पानी सेंटीग्रेड पैमाने से अगर आप उबलते हुए पानी का टेम्परेचर लोगे तो 100 डिग्री सी आएगा, और आप फ़ारेनहाइट पैमाने का अगर उपयोग करोगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। मतलब ये क्या है, ये इक्वल है भैया, आया ना समझ में, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है। आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो आप देख लो। सेंटीग्रेड को अगर आप डिवाइड करोगे तो इसके स्केल को अगर आप डिवाइड करोगे तो 10 डिग्रीज बनेंगे, सॉरी 100 डिग्री बनेंगे, 100। क्लियर, 100 डिग्री रहेंगे। लेकिन फ़ारेनहाइट को अगर आप डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री बनेंगे। कितने हिस्से बनेंगे इसके? 180 डिग्री इसके रहेंगे, मतलब हिस्से। आप इसमें 212 से 32 को घटाओ 180 आ जाएगा, 100 में से 0 को घटाओ तो 100 आ जाएगा। क्लियर। सबसे कम अगर मैं बोल दूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 1 डिग्री केल्विन है, तो सबसे कम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पैमाने का ही आएगा। जिसके ज्यादा अंश होते हैं, जिसके ज्यादा पार्ट होते हैं, वो क्या होता है, उसका तापमान 1 डिग्री पर उतना ही कम आता है। इस चीज को ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर आपको सेंटीग्रेड से किसमें जाना हो, फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना हो, तो इन तीनों का मैं रिलेशन एक साथ बता देता हूं। C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-/5। क्लियर। तो ये जो होता है, ये तीनों में रिलेशन होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये क्या है, ये तीनों में रिलेशन है। तो आप किसी से भी किसी भी वैल्यू में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, चलो ठीक। हाँ, श्रीवास्तव जी को बिल्कुल मजा आ गया है। बहुत अच्छा, मजा तो आना चाहिए भैया। पढ़ाई में जब तक मजा नहीं आया, पढ़ने का मजा नहीं आता है। हाँ, फाइटो हार्मोन यूज्ड फॉर फ्रूट रिपेनिंग
इज फलों को पकाने में उपयोग होने वाला पादप हार्मोन है। फटाफट आपके, हाँ वासुरे जी, हाँ गड़बड़ हो गया, 1 मिनट मेरे ध्यान से उतर गया। हाँ, C/5 बराबर F-32/9। वासुरे जी ने बिल्कुल सही टाइम पे मेरे को इंडिकेशन दे दिया। यहाँ K माइनस 273.15/5। ये करेक्ट कर लेना भैया, 315 नहीं आएगा, क्या आएगा C/5 बराबर F-32/9 बराबर K, ये केल्विन, K माइनस 273.15 बटा, ये दशमलव भी है, पॉइंट भी है। क्लियर कर लेना, कभी कभी जो है वो माइंड से चीजें उतर जाती है। बताओ क्या आंसर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पटेल जी ने बी बोला है, वासुरे जी बी, गौतम जी भी बी बोल रहे हैं, रितेश जी इथाइलिन, खुशी जी बिल्कुल बी, रमेश जी बी, राजपूत जी बी, वर्मा जी बी, हाँ रितेश जी C2H4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप में से अधिकतर लोगों का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एथाइलिन जो होता है, क्लियर, एथाइलिन क्लियर, हाँ इसका केमिकल फार्मूला C2H4। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है भैया, जो एल्कीन श्रेणी है, CnH2n। आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इस एल्कीन श्रेणी का ये पहला सदस्य होता है, फर्स्ट मेंबर। आया ना समझ में, ध्यान रखना। यहाँ पर आप 2 रखोगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसमें क्या लगाया जाता है, इन, तो आप इसको एथिलीन भी बोल सकते हो, और IUPAC में इसको एथिन आपको बोलना पड़ेगा। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा इस टाइप से, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड या द्विबंध पाया जाता है, और एथिलीन एकमात्र पादप गैसीय हार्मोन होता है जो कि गैसीय फॉर्म में होता है। ध्यान रखना, बाकी जितने भी हैं वो सब आपको पता है, मैंने IA का बताया भैया। इसको क्या कहा जाता है, हेटेरो ऑक्सीन। क्या कहा जाता है इसको, हेटेरो ऑक्सीन भी कहा जाता है इसको। इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। और ये पौधे के अंदर बनने वाला ऑक्सीन हार्मोन है, इसको प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो भी ऑक्सीन आप पढ़ते हो सब कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन्स होते हैं। साइटोकाइनिन मैंने कल भी बताया था, नारियल के भ्रूण कोश के अंदर पाया जाता है, इंडोस्पर्म में जो द्रव रूप में होता है। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड एक प्रकार का कृत्रिम संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी, एथाइलिन। बिल्कुल, हाँ नेचुरल हार्मोन। आइए बिल्कुल रितेश जी, हाँ साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, क्या बात है, काफी कुछ पढ़ लिया है। चलो ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, शील्ड बडिंग मेथड इज आल्सो नोन एज, ढाल मुकुलन विधि को जाना जाता है, क्या बोलते हैं। हाँ बिल्कुल वासुरे जी, रोज या गुलाब में सबसे ज्यादा उपयोग होती है कौन सी, शील्ड बडिंग। तो शील्ड बडिंग जो होती है, हिंदी में इसको ढाल मुकुलन लिखा हुआ है भले ही, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, तो टी बडिंग कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ए। क्लियर, टी बडिंग को ही शील्ड बडिंग कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। पेच बडिंग नहीं आएगा, जिन्होंने पेच बडिंग बोला है वो रॉन्ग आंसर है। पेच बडिंग अलग होता है, शील्ड बडिंग अलग होता है। क्लियर। और क्लिप बडिंग ये भी अलग होता है, रिंग बडिंग तो सब जानते हो। तो ये अलग अलग बडिंग के प्रकार होते हैं। बडिंग एक प्रकार का क्या है, तो बडिंग एक प्रकार का ग्राफ्टिंग है। इसमें क्या करते हैं हम, साँकू डाली या साइन के रूप में किसको लेते हैं, बड या कलिका को लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाँ बुक में पेज बडिंग लिखा है, गलत है भैया रितेश जी, वो गलत लिखा हुआ है, आप उसमें सुधार कर लेना। शील्ड बडिंग को ही टी बडिंग कहा जाता है, और सबसे ज्यादा ये उपयोग होती है गुलाब के अंदर, रोज के अंदर। तो ये रोज वाला क्वेश्चन भी पूछा आता है कि रोज में आधुनिक या प्रचलित, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो कौन सी बडिंग है, तो वो है टी बडिंग या शील्ड बडिंग। उसको सुधार कर लेना रमेश जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना, अब मैं आपको बता भी देता हूं कि टी बडिंग या शील्ड बडिंग जो होता है
इसमें क्या करते हैं, तो इसमें भैया ये जो स्टेम होता है यहाँ टी प्रकार का कट लगाते हैं। कैसा कट लगाते हैं? टी प्रकार का। छाल को उधेड़ देते हैं और उसमें ये कलिका जो साकू डाली आप लाते हो, जिसको साइन कहा जाता है, उसको लाके मूल व्रंत या रूट स्टॉक पे क्या करते हो? रोपित कर देते हो। इस चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि आप उन्हीं पौधों के अंदर कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये जितनी भी वानस्पतिक प्रसारण की विधियां हैं जिनमें कैम्बियम उपस्थित होता है, कैम्बियम मीन्स जिसको हम सेकेंडरी फ्लोएम भी कहते हैं, तो कैम्बियम अगर है तो ही आप क्या कर सकते हो? उनमें वानस्पतिक प्रसारण कर सकते हो। अदरवाइज अगर कैम्बियम नहीं है, क्लियर? कैम्बियम क्या है? एक प्रकार का ऊतक होता है, टिश्यू होता है, जो क्या करता है? दो हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। तो कैम्बियम अगर एब्सेंट है, कैम्बियम जिसको एधा कहा जाता है, वो अगर एब्सेंट है तो उसमें आप किसी भी प्रकार की वानस्पतिक प्रसारण का उपयोग नहीं कर सकते। कैम्बियम को ध्यान रखना, कभी कभी वो पूछ लेता है वानस्पतिक प्रसारण के लिए कौन सा ऊतक जरूरी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है किंग ऑफ एरिड फ्रूट। हाँ, ऑरेंज में भी करते हैं, बिल्कुल हर्ष पटीदार जी ने बोला है ऑरेंज में करते हैं, बहुत सारे पौधों में करते हैं। वो गुलाब का अधिकतर पूछता है। रितेश जी बोल रहे हैं बेर। फलों का जो राजा कहा जाता है वो है बेर, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो आप देखते हो बेर की झाड़ियां जहां देखो वहां उगाती है। तो शुष्क क्षेत्रों में फलों का राजा, आपने भी बचपन में बहुत बेर खाए होंगे। आपके आसपास अगर जंगल अगर हो तो आप देखते हो वहाँ झाड़ी नुमा पौधे बहुत उगते हैं बेर के, और आप लोगों ने बहुत खाए हैं बेर, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज, फलों का राजा वो तो आप सबको पता है, मैंगो है। लेकिन अगर शीतोष्ण फलों का राजा यहाँ पर अगर पूछ ले तो शीतोष्ण फलों का राजा भी ध्यान रखना, शीतोष्ण फलों का राजा भी आप ध्यान रखना। क्लियर? जो टेम्परेट, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स, क्लियर? मेन शीतोष्ण फलों का जो राजा होता है वो है एप्पल या सेब। क्लियर? हाँ, अर्ली वेराइटी गोला, बिल्कुल, क्या बात है, लेट वेराइटी, हाँ, उमरान, बिल्कुल बहुत सही, रेमनी ऐसी फैमिली, क्या बात है, बिल्कुल। काफ़ी कुछ आप लोग जानते हो चीज़ों को, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, भविष्य आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर देयर इन ड्यूट्रॉन। क्लियर? ड्यूट्रॉन में कितने प्रोटॉन होते हैं? क्लियर? हाँ, टॉप वर्किंग, बिल्कुल टॉप वर्किंग, हाँ, वसुरे जी ने बोला है टॉप वर्किंग। आम में करते हैं भैया टॉप वर्किंग, बहुत जरूरी होता है। और सॉरी, बेर में, और बेर में प्रूनिंग एक क्रिया है, वो भी मस्ट है, प्रूनिंग का भी ध्यान रखना भैया बेर में। क्लियर? हाँ, इसका आंसर दो फटाफट, सिलेबस में नहीं है, क्यों नहीं है? हर्ष पटीदार जी दो, सुमित जी बोल रहे दो, हाँ, रितेश जी नहीं है सिलेबस में, फिर भी सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रमेश लोधी जी बी वाला आंसर बोल रहे हैं। वीरेंद्र जी बोल रहे हैं बी, अनिल यादव जी बोल रहे हैं बी, हाँ, अभिषेक जी बोल रहे हैं बी, खुशी जी भी बोल रहे हैं बी, बिल्कुल। अधिकतर लोगों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ हो गए हैं। पहले तो यहाँ समझ लेना, क्लियर? हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का अगर आपने नाम सुना हो तो हाइड्रोजन के बारे में ध्यान रखना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। क्लियर? कितने समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के? 3 समस्थानिक। क्या होते हैं? जिनको आइसोटोप कहा जाता है। हाँ, वीरेंद्र जी भी बोल रहे हैं बी। समस्थानिक या आइसोटोप क्या होते हैं? तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट उनका जो एटॉमिक मास या परमाणु भार होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग। आया ना समझ में? उसी को कहा जाता है आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्लियर? कौन कौन से? पहला ये जो होता है इसको कहा जाता है प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। 1H2 जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है, इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और तीसरा समस्थानिक जो है इसको कहा जाता है ट्राइटियम।
ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। क्लियर? हाँ बिल्कुल। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये परमाणु क्रमांक होता है और ये जो होता है ये एटॉमिक मास होता है। ऊपर जो हम लिखते हैं उसको एटॉमिक मास बोलते हैं, परमाणु भार। नीचे जो लिखते हैं वो है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर यहाँ कितना है? प्रोटियम का 1 है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 1। प्रोटॉन की अगर बात करो तो प्रोटॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर ही होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं, तो ये भी हो जाएगा 1। लेकिन न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन जो होता है वो A-Z, मतलब परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाओगे तो आएगा एटॉमिक न्यूट्रॉन की संख्या। तो 1 अगर आप करोगे 1 तो आंसर आ जाएगा 0। आया ना समझ में? तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक प्रोटियम होता है इसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं होता। क्लियर? इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन भी 1 होता है। यहाँ ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक के बराबर 1। फिर प्रोटॉन अगर देखो तो ये भी परमाणु क्रमांक के बराबर 1। और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो A-Z, मतलब A कितना है? तो 2 है एटॉमिक मास, 2 - 1, तो कितना आएगा? 1। तो इसमें 1 न्यूट्रॉन है। लेकिन आपको यहां पूछा है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन कितना है? ये है आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन आपका कितना आएगा? तो प्रोटॉन आएगा 1। जिन्होंने भी यहां प्रोटॉन की संख्या बताई है 1, किसमें? प्रोटियम में, नहीं ड्यूटेरियम में, वो कितनी आएगी? 1। तो ड्यूटेरियम में प्रोटॉन होते हैं तो 1 प्रोटॉन होता है। क्लियर? जिन्होंने 2 वाला आंसर दिया है वो गड़बड़ कर गए हैं। क्लियर? और ऐसे ही ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो ट्राइटियम में भी सेम है। ट्राइटियम में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक के बराबर है 1 होगा, प्रोटॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर है 1 होगा, और न्यूट्रॉन अगर बोले तो यहाँ 3 - 1, तो कितने आएंगे? 2। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। हाँ वर्मा जी आपका सही था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना भैया, अब मैंने निकालना सिखा दिया है आपको। क्लियर? प्रोटॉन के 3 समस्थानिक होते हैं। जो भारी जल होता है ना, एक तो हमारा जो पानी होता है उस पानी का सूत्र है H2O। तो पानी के अंदर तो ये वाला समस्थानिक होता है, कौन सा? वो प्रोटियम होता है। लेकिन एक भारी जल होता है जिसको हेवी वाटर कहा जाता है, तो भारी जल जो होता है उसके अंदर ये वाला समस्थानिक होता है, जिस कारण से हम भारी जल का सूत्र क्या लिखते हैं? D2O। क्लियर? D से ड्यूट्रॉन है। आप बोलोगे सर H क्यों नहीं लिखा? तो H लिखते तो वैसे ही हो जाता है, इसलिए इसका सिंबल यहाँ ड्यूट्रॉन का D लेके D2O लिखा है, ड्यूट्रॉन। आया ना समझ में? तो ये होता है भारी जल, इस चीज को ध्यान रखना। चलो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी निकालना सीख लिया है, कोई दिक्कत नहीं, सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सोटिक ऑफ काउ? निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल नहीं है? फटाफट बताओ भैया, कौन सी नहीं है? दांगी। बिल्कुल, जिन्होंने भी दांगी बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? दांगी जिनका आंसर है। यहां पर कौन सी विदेशी नस्ल की गाय नहीं है, मतलब देसी नस्ल की आपको ढूंढना है। तो देसी नस्ल की इनमें अगर देखो तो जर्सी भी विदेशी है, रेड डेन भी विदेशी है और गरनसी भी विदेशी है। तो यहाँ जो दांगी नस्ल है, क्लियर, ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र। क्लियर? ये महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है वहां पर ये जनरली पाई जाती है। तो ये चीज को ध्यान रखना, दांगी। तो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी। अब मैं चारों ब्रीड को आपको दिखा देता हूं, आप देख लो, इनके कलर वलर भी अगर आपको पूछ ले तो ध्यान रखना। जैसे पहली आपको मैंने बोला था जर्सी,
तो इसका जो हल्का लाल कलर होता है, ब्राउनिश रेड कलर होता है इसका। ये ब्रिटेन की नस्ल है। फिर डांगी जो है ये महाराष्ट्र की नस्ल है। डांगी का ध्यान रखना भैया, इसके ऊपर दाग, आप ऐसा भी बोल सकते हो इसके ऊपर दाग होते हैं, आए ना समझ में। तो डांगी को ऐसे याद रखना, महाराष्ट्र की ये नस्ल है। फिर रेड डेन, तो इसका कलर ऑलरेडी नाम से ही समझ में आ जाएगा, लाल कलर होता है और ये डेनमार्क की नस्ल है। और लास्ट आपका जो था गरनसी, ये वाली जो गरनसी ये ब्रीड है, क्लियर, ये यूनाइटेड किंगडम या फिर इसको आइसलैंड ऑफ गरनसी इन द चैनल ऑफ आइसलैंड, क्लियर, ये आइसलैंड का गरनसी जो चैनल है वहां पाली जाती है, क्लियर। तो ध्यान रखना भैया, ये चारों का आपका जो है चित्र भी, इसको भी बारीकी से ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है वो, क्लियर। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका जो गरनसी है और जर्सी है, ये एक दूसरे की पड़ोसी है। क्या है? पड़ोसी है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सी पड़ोसी नस्लें हैं, तो ये दोनों क्या है, इन दोनों कंट्रीज क्या है, आपस में पड़ोसी कंट्री है, क्लियर, नेबर कंट्री है। इन दोनों का ध्यान रखना, कौन सी, जर्सी और गरनसी, इस चीज को ध्यान रखना। चलो ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following breed of buffalo is not native of गुजरात? क्लियर, निम्न में से भैंस की कौन सी नस्ल का मूल स्थान गुजरात नहीं है? ये गुजरात की ब्रीड नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी सूरती भी गुजरात की है, जाफराबादी भी गुजरात की नस्ल है। नीली रावी या रावी जिसको कहा जाता है, नीली रावी को आप सभी को पता है भैया, नीली रावी जो ब्रीड होती है, उस नीली रावी ब्रीड को पंच कल्याणी नस्ल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, पंच कल्याणी नस्ल कौन सी है भैंस की, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो कौन सी है, वो है नीली रावी, क्लियर। ये नीली रावी जो है ये किधर की नस्ल है, तो ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की नस्ल है। आपने रावी नदी का नाम सुना होगा, क्लियर। तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत की ये नदी भी है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो नीली रावी, आप जनरली अगर देखो तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं दक्षिण भारत में, वहां पर ये अधिकतर पाई जाने वाली नस्ल है, क्लियर। तो ये दक्षिण भारत की है। सूरती और जाफराबादी ये आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ की है, तो ये जो नस्ल है ये दोनों की दोनों गुजरात की नस्लें हैं, ध्यान रखना। सूरती के बारे में तो एक फेमस क्वेश्चन आप सभी को पता होगा भैया, इसके दराते नुमा सींग होते हैं, आया ना समझ में, कैसे होते हैं, दराते नुमा, सिकल शेप्ड हॉर्न, क्लियर, फाउंड इन द सूरती बफेलो, इस चीज को ध्यान रखना। साथ ही साथ सूरती, क्लियर। दूसरा अगर देखो तो जाफराबादी का भी नाम, एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा आता है, सबसे हेवी ब्रीड जो है भैंस में, क्लियर। तो भैंस की सबसे भारी नस्ल वो कौन सी है, वो है जाफराबादी, इस चीज को ध्यान रखना। फिर भदावरी के बारे में भी पूछा आता है। भदावरी का जो शरीर होता है उसका जो कलर होता है वो कॉपर कलर होता है, तांबा कलर, क्लियर। और भदावरी भैंस के दूध में सबसे ज्यादा फेट परसेंटेज होता है, 13% फेट। ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, अगर ये सबसे हेवी ब्रीड अगर गाय की अगर हम बोले, क्लियर, अगर गाय की हम अगर बोले, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है, भैंस में और गाय में कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर आपको पता हो कि गाय की हेवी ब्रीड, क्यों, क्योंकि एक बार किसी कंपटीशन में दोनों क्वेश्चन पूछ लिए थे एक के बाद एक, क्लियर, मतलब हेवी ब्रीड ऑफ बफेलो, हेवी ब्रीड ऑफ काउ। तो हेवी ब्रीड बफेलो जब पूछा तो उनने पहला आंसर दिया भदावरी, जाफराबादी। और जब हेवी ब्रीड ऑफ काउ पूछा, जब काउ पूछा हेवी ब्रीड ऑफ काउ, तो आंसर, पहला आंसर दिया था जाफराबादी। और जब हेवी ब्रीड ऑफ बफेलो पूछा तो पहला आंसर दिया किसका, कॉन्क्रेज का। तो ये दोनों ध्यान रखना। कॉन्क्रेज सबसे हेवी ब्रीड है किसकी, गाय की, आप सभी को पता होना चाहिए, कॉन्क्रेज, ध्यान रखना। और दूसरा ये भी ध्यान रखना, कॉन्क्रेज की सवाई चाल भी होती है। कॉन्क्रेज जो ब्रीड है गाय की, उसको लायर होल्ड ग्रे पशु के नाम से भी जाना जाता है। तो काफी कैरेक्टर होती है। गाय की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर नस्ल आयर शायर होती है। सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल हरियाणा होती है।
क्लियर। हरियाणा गाय का जो चेहरा होता है लंबा और सकरा होता है, ये काफी कुछ क्वेश्चन है जो एनिमल से पूछे जाते हैं।